अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये माफूकुल फितरत सच्ची कहानी मुझे एक ऐसे रिटायर्ड फौजी ने सुनाई है जो कि 1967 में मशरकी पाकिस्तान में महकमा फौज के जैसौर के मकाम पर पाक आर्मी की एक मशहूर कोर में बहसियत सिपाही तैनात था। उस नाकाबिले यकीन माफूकुल फितरत वाक़या की शुरुआत इस तरह है। मेरा नाम अब्दुल कद्दूस है और मेरा ताल्लुक मरी के करीब एक इलाके से है। रावलपिंडी से हम मखसूस जहाज के जरिए 1967 में ढाका ऑफिस पहुंचे। वहां से आगे हमारा तबादला जैसौर कर दिया गया। उस जमाने में जैसौर एक दरमियानी सतह का शहर था। पहली नजर में मुझे वहां कोई भी चीज पसंद न आई। वहां के मौसम में चिपचिपाहट, मच्छरों, खटमलों और जोंकों की बहुतात थी। मगरबी पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान से नए आने वालों के लिए उकताहट और बेचैनी का बायस थी। जिस फौजी बैरक में हमारी रिहाइश थी वहां 95% नफरी मकामी बंगालियों की थी। अगरचे इस बैरक में मेरी तमाम साथियों से लैक थी, लेकिन वहीद कुरैशी नामी सिपाही जिसका ताल्लुक जिला रावलपिंडी से था, उससे मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी और उसकी दोस्ती पूरे बैरक में मशहूर हो गई। वहीद कुरैशी दर हकीकत मेरी फितरत और पसंद के ऐन मुताबिक था। वो बहुत कम गो, संजीदा और किताब दोस्त होने के अलावा काम से काम रखने वाले के अलावा दिल का बहुत सखी था। वो अक्सर इतवार या जुमा के रोज मुझे बाजार ले जाता और मेरी खूब खातिर तवाज़ो करता। हम उस रोज खास तौर पर जैसौर के इकलौते बाजार में जाकर खूब नारियल, अनानास वगैरह का हलवा खाते। ड्यूटी वक्त के वक्त हम ज्यादातर अक्सर इकट्ठे गुजारते, यानी खाना पीना हमारा इकट्ठे ही होता। हम दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए बल्कि हम राज भी थे। वहीद कुरैशी के जेरे मुतालिया किताबों में जहां दीगर मौज़ूआत का ज़ख़ीरा था, वहां चंद बड़ी पुरस्रार और जादुई मौज़ूआत पर किताबें भी मौजूद थीं, जिनको मैंने उससे मांग कर पढ़ने की कोशिश की तो उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा, यार तुम ये किताबें मुझे क्यों नहीं देते? मेरे सवाल पर वो अक्सर टाल देता। उसकी बात समझ से बालातर थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जुमा के रोज हमने इकट्ठे जैसौर की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ी। उसके बाद उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें इस मस्जिद से सीधा लाला के मशहूर होटल पर ले जाऊंगा। वहां हम स्पेशल सब्जी खाएंगे, फिर और अनानास और नारियल से बनी हुई हलवा खाएंगे। मुझे भी लालच आ गया। जुमा के रोज हमें फौजी लंगर से चने की दाल मिलती। बहरहाल मैं उसके साथ हो गया। वो मुझे होटल लेकर गया। सबसे पहले साइकिल रिक्शा को मस्जिद के करीब रोका, फिर मुझे रिक्शे पर लेकर एक वीरान जगह पहुंच गया। मैंने हैरानी और परेशानी से आलम में पूछा, यार कहाँ ले जा रहा है? बोला, चंद मिनट की बात है, मुझे एक जरूरी काम है, जरा वो कर लूं, फिर लाला के होटल जाकर पेट पूजा करेंगे। मैं भी उसकी बात सुनकर खामोशी से बैठ गया। उसने रिक्शा को एक वीराने में रुकने को कहा तो रिक्शे वाले ने भी हैरानगी के आलम में कहा, जी क्या आप इधर रुकेंगे? लेकिन ये जगह तो बहुत वीरान दिखती है। अरे भाई तू इधर ही रोक दे, वहीद कुरैशी ने उसे कहा। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी, रिक्शे वाले ने कहा और रिक्शा रोक दिया। मैं भी हैरत के आलम में वहीद को देख रहा था कि इस वीराने में उसे क्या काम पड़ गया। बहरहाल मैं खामोश ही रहा और ये सोचने लगा कि आगे आगे देखो होता है क्या। वहीद ने मुझे कहा, यार तू चंद मिनट जरा इस दरख्त के नीचे इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो मेरे बोलने से पहले ही तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। वहां आदम था ना आदमजाद। रिक्शा वाला भी इस अजीब डरावने माहौल से जान छुड़ाकर भाग गया था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी तेजी से वहीद का पीछा करने लगा। वो मुझसे बहुत आगे चल रहा था और उसे इल्म नहीं था कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। इस वीराने में एक मकाम ऐसा भी आया जहाँ वीराने के ऐन सामने बड़ी सी इमारत थी जो किसी स्कूल या किसी सरकारी इमारत की निशानदेही कर रही थी। वो इस दीवार के सामने बड़े अजीब से अंदाज से खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी कदीम तस्वीर या बुद्ध मत मज़हब में गौतम बुद्ध उसके मखसूस अंदाज में तपस्या करते हुए आंखें बंद करके नजर आते हैं। और उसने न जाने कौन सी जुबान में कोई इबारत पढ़ना शुरू कर दी और फिर यकदम खामोशी इख्तियार कर ली। वो इस अमल में तकरीबन 4-5 मिनट तक साकित रहा, फिर उसने आंखें झटके से खोल दी। वो पसीने से शराबूर था। मैं भी हैरत और परेशानी के आलम में उसकी नाकाबिले यकीन पुरस्रार हालत का मुशाहिदा करते हुए खुद भी खौफ से लरजने लगा।
उसने खिलाफे तवक्को मुझे अपने करीब देखा तो शदीद गुस्से के आलम में मुझे डांटते और चिल्लाते हुए बोला कि तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? मैंने तुझे कहा था ना कि उस दरख्त के नीचे रुक कर मेरा इंतजार कर, लेकिन तूने मेरा कहा नहीं माना। वहीद भाई, दरअसल मैं उस वीराने में डर गया था और दूसरे में कुछ बोलता कि आप तेजी से आगे बढ़ गए। पहले तो उसने मुझे गुस्सीली निगाहों से देखा, लेकिन फिर बाद में पुरसुकून होकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे डांट दिया, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। ये माजरा क्या है? वही से मैंने सवालिया अंदाज में पूछा तो उस एक लम्हे को तवक्कुफ इख्तियार किया और फिर गहरा सांस खींचते हुए बोला, जबकि तूने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है तो मुझसे वादा कर कि ये बात किसी और से नहीं कहेगा। ये मेरा एक राज है। मैंने सर हिला दिया। उसने जब महसूस किया कि मैं उसके एतमाद का आदमी हूं तो उसने मुझसे कहा, पहले मैं तुझे अपने वादे के मुताबिक लाला के होटल से बेहतरीन लंच करवाता हूं, बाद में तुझे अपना खुफिया और अहम राज बताऊंगा। मेरी आतिशे शौक भड़क उठी। मैंने उससे कहा, पहले तो मुझे बता कि असल मामला क्या है। अरे भाई, मैं तुझे ये बात आराम और सुकून से बताऊंगा, पहले हम खाना खाएं। इस वक्त मेरे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं, उसने कहा। वो मुझे लाला के होटल ले गया। वहां हमने खूब पेट भरकर लंच किया। फिर उसने मुझे बताया कि मैं तुझे जिंदगी का एक ऐसा राज बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तुझे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं तुझे तेरी आंखों से एक बड़ी अजीब चीज दिखाऊंगा। मैंने आलम तजस्सुस से पूछा, वो क्या चीज है? वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुझ में हिम्मत है तो तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन तूने अपने दिल को बरकरार और थाम कर रखना है। उसके बाद हम दोनों सीधा उस मकाम पर साइकिल रिक्शा के जरिए पहुंचे। उसने मुझे एक मखसूस जगह खड़े होकर कहा, इस दीवार को गौर से देखो और जो मैं पढ़ूं उसे तू भी दोहराना, और फिर जो चीज तुझे नजर आए तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूं। बहरहाल मैंने हिम्मत को यकजा किया और खौफ व तजस्सुस की आमेज़िश के जज्बे के साथ उस दीवार की जानिब देखता रहा। वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता रहा। मैं काफी देर दीवार की जानिब देखता रहा, लेकिन मुझे तो कुछ नजर ना आया। मैंने उससे कहा, क्यों मुझे बेवकूफ बना रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं। उसने फौरन अपना अमल बंद किया और मुझे डांटते हुए कहा, जो मैं चीज तुझे दिखलाना चाहता था वो तुझे दीवार में नजर आने वाली थी, लेकिन तूने दरमियान में बोलकर ये अमल खराब कर दिया। अब ये अमल फिर से दोहराना पड़ेगा। तू बस आराम और सब्र से सिर्फ दीवार की तरफ देख, और अगर अब तूने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, उसने कहा। मैं दोबारा गौर से दीवार की जानिब देखने लगा। 7-8 मिनट मुसलसल दीवार की तरफ देखने पर वाकई एक औरत का चेहरा नुमाया हुआ। बाल खुले लहराते हुए नक्श दिलकश और इंतहाई सहरंगेज थे, लेकिन यकदम एक झमाके से मेरी नजरों से वो गायब हो गई। ये खौफनाक मंजर देखकर वाकई मेरी घिघी बंद गई। ये तो कोई बहुत खूबसूरत पुरस्रार मखलूक की लड़की महसूस हो रही थी। मैंने कहा, हाँ तुमने सही पहचाना, लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने उससे पूछा। चल यार, अब देर हो रही है, रात के वक्त मेरे पास आना। रात हुई तो मैं उसके पास खुसूसी तौर पर पहुंच गया और उससे पुरतजस्सुस अंदाज में दीवार के करीब नजर आने वाली उस हसीना के बारे में पूछा। वो एक लम्हा को मुस्कुराया और फिर मुझे शदीद नींद के गलबे का बहाना करके टाल दिया। दूसरी सुबह पूरे बैरक में खबर मशहूर हो गई कि वहीद कुरैशी की आउट ऑफ टर्न तरक्की हो गई है। मुझ समेत बैरक के तमाम एहलकार वहीद की किस्मत पर रश करने लगे। उसने दरअसल अपनी प्रमोशन के लिए हेड ऑफिस में अपील की हुई थी। वो खिलाफे तवक्को मंजूर हो गई और उसका रुका हुआ मुश्किल तरीन काम हो गया। ये राज मैं ही जानता था कि वहीद जादू टोना और अमल करने वाला शख्स है, लेकिन क्योंकि मैंने उसे जुबान दी हुई थी इसलिए मैं अपने वादे का पास रखते हुए खामोश था। उस दौरान जूनियर कमिश्नर ने ढाका में चंद पोस्टें आई। हमारी कोर के तकरीबन 200 लोगों ने अप्लाई किया। मजे की बात यह है कि वहीद कुरैशी इस स्कीम में सिलेक्ट हो गया। वो किस्मत का धनी रहा। वो सिपाही रैंक से निकलकर सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। हम सब पे दर पे उसकी कामयाबियों पर हैरत ज़दा थे। कई बार लोगों ने उसका राज जानने की कोशिश की, लेकिन वो चालाकी से बात को टाल जाता। वो था तो मेरा गहरा दोस्त, मगर अफसर बनने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदला। मुझसे उसका रवैया पहले जैसा था जैसा कि सिपाही दौर में था। जरा भी मगरूर ना हुआ। वो बदस्तूर मुझे हर इतवार और जुमे के दिन लाला के होटल में खाना खिलाता, लेकिन हस्बे मामूल इन दिनों भी इस दीवार के पास जाकर अपनी महबूबा से जरूर मिलता। मैं एक रोज उसके पीछे पड़ गया तो उसने मुझसे कहा, अब्दुल कदूस, मैं जिस काम में पड़ा हूँ वो तू नहीं कर सकता। नहीं, मैं कर सकता हूँ, बल्कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे भी तरक्की करनी है, उसके लिए मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इस वक्त तू क्या चाहता है?
तेरा इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? उसने मुझसे पूछा। मेरे यूं तो बड़े मसाइल हैं, लेकिन सरे दस्त बड़ा मसला ये है कि मेरे पीछे गांव के मेरे घर में माली हालात बहुत खराब हैं, और मसला ये है कि मुझसे दो छोटे भाइयों की तालीम अधूरी है। काश उनमें से किसी को नौकरी मिल जाए तो हमारे घर के माशी हालात दुरुस्त हो जाएं। मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा। यह सुनकर उसने मुझसे कहा, एक काम कर सकेगा तो तेरी तकदीर बदल जाएगी जैसी मेरी बदल गई है। मैंने कहा, हाँ, मैं हर काम करने को तैयार हूँ जिसमें मेरे लिए तरक्की हो। उसने मुझे जोश दिलाते हुए कहा कि मैंने आजकल एक जिन को काबू किया है जो कि अभी मेरे मुकम्मल काबू में नहीं। वो मुझे जिस आमिल जिन को काबू करने का चिल्ला बताया था वो 3 मरहलों में है। हर मरहले का अलहदा और बड़ा सबर अंगेज सख्त चिल्ला है। मैंने पूछा, कितना सख्त होगा? अबे इतना सख्त होगा कि तू देखेगा तो तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और इस चिल्ले को शुरू करने से पहले उसके तकाजे भी बहुत सख्त हैं। वैसे मेरा तो ख्याल है कि तू ये काम नहीं कर सकता। मैंने कहा, यार, तेरी तरक्की और शान शौकत देखकर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी मेहनत करूं। अच्छा, अगर तू बाजिद है तो सुन, हमारे इस काम का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, यानी किसी को कानो कान खबर ना हो। मैंने उससे पूछा, लेकिन करना क्या है? करना यह है कि हमें सबसे पहले किसी नई कब्र में से किसी मुर्दे का थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा दरकार होगा। मैंने चौंक कर कहा, यह कैसे होगा? तेरी हवा निकल गई ना? कैसे होगा? अरे बेवकूफ बुद्धू इंसान, ये काम इतना आसान नहीं। जिन को अपने काबू में करना कोई खाला जी का खेल नहीं। वैसे तू परवाह ना कर, मेरे पास इसका बंदोबस्त है। मैंने उससे पूछा, वो क्या? मैंने करीबी कब्रिस्तान के लालची गोरकन को फंसा रखा है। जब भी मखसूस चिल्ला काटना होता है उसकी हथेली पर कुछ रुपए रखता हूँ। वो मुझे किसी न किसी तरह किसी लाश के जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काट कर ला देता है। मैंने उससे पूछा, तुम उस टुकड़े को क्या करते हो? क्या करता हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराया। अबे उसे कीमा बनाकर खाता हूँ। अरे तुम खाते हो? तो और क्या, ये चिल्ले की पहली शर्त है, वहीद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था तुझ में ये काम करने की हिम्मत नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं हर वो अमल करूंगा जो मेरे मसले को हल करे और मुझे तरक्की दे। तू फिर हिम्मत कर और मुझसे दिन तय कर। मैंने भी अपने दूसरे मरहले का चिल्ला काटना है, लेकिन तेरा अभी मामला शुरू है और पहले मरहले में। मैं तुझे इसके लिए चंद इब्तदाई शराइत और तरीके बताऊंगा। मैंने पूछा, वो क्या है? पहली शर्त यह है कि तूने मेरे साथ कब्रिस्तान जाना होगा। फिर वहां हमें गोरकन एक ताजा लाश के गोश्त का टुकड़ा देगा। फिर हम उसे कीमा बनाकर आधा आधा खाएंगे। मैंने कहा, कच्चा गोश्त और वो भी किसी मुर्दे का? ये बात मेरे दिल में आई, लेकिन मैंने उसके सामने इजहार नहीं किया। उसने मुझसे फिर कहा, हफ्ता की रात को फलां कब्रिस्तान में आ जाना और कोशिश करना कि कमीज और काटन की धोती पहन कर आना। इसका क्या करना है ये बात मैं तुझे कब्रिस्तान में बताऊंगा, और हाँ, किसी को कानो कान खबर ना हो। हफ्ता की रात 8 बजे का वक्त तय हुआ। उसने कहा, मैं ठीक वक्त पर कब्रिस्तान आ जाऊंगा। तुम दिलो दिमाग से तैयार होकर सीधा शकूर खान गोरकन की झोंपड़ी में आ जाना। मुझे अच्छी तरह याद है, उस रात जेसोर की आबो हवा में सख्त सर्दी थी, लेकिन खुशकिस्मती से बारिश नहीं थी। मैं वादे के मुताबिक पूरे 8 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया। एक तरफ सख्त सर्दी और कब्रिस्तान में कीड़े मकोड़ों का रंग बिरंगी आवाजें दिल को दहला रही थी। मैं खौफजदा कदमों से चलता हुआ जब शकूर खान की झोंपड़ी में पहुंचा तो वो वहां मौजूद नहीं था। वहां एक दिया चल रहा था। मैं एक तरफ सहमा हुआ अकेला खड़ा हो गया। उसी लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे उस शहर खामोशा के मुर्दों के दरमियान सिर्फ मैं ही जिंदा हूं। पता नहीं वहीद आएगा भी या नहीं। मेरे दिलो दिमाग में मुख्तलिफ अंदेशे मंडलाने लगे। अभी मैं सोच ही रहा था कि एक बूढ़ी मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या आप ही अब्दुल कद्दूस हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक खुरदरी शक्ल का एक बूढ़ा शख्स अपने हाथों में किसी कागज में लिपटी कोई चीज पकड़े खड़ा था। मैं शकूर खान गोरकन हूँ। यकीनन आप वहीद कुरैशी के दोस्त हैं जिन्होंने आ जाना था। मैंने कहा, जी हाँ, मैं अब्दुल कद्दूस हूँ, आप बैठ जाएं। वो एक तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोला, आज सर्दी बहुत है। मैंने खामोशी तोड़ी। हाँ जी, आज वाकई कुछ ज्यादा सर्दी है, गोरकन ने जवाब दिया। मैं लकड़ियां जलाकर आग जलाता, लेकिन इसलिए नहीं जला रहा कि आज रात फजर तक आप दोनों ने एक कब्र में नंगे बदन से जिन को काबू करने के लिए चिल्ला काटना है। आप अभी से अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लें। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए जिन को काबू करने के लिए पहली शर्त के मुताबिक लाश के जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काट लाया हूँ।
पता नहीं वहीद कुरैशी आएगा कि नहीं। मैंने अपना अंदेशा जाहिर किया। वो जरूर आएगा, उसने मुझे पैसे एडवांस दिए हैं। तुम भी कोई जादू वगैरह या जिनों को काबू करने का अमल करते हो? मैंने कहा, मुझे क्या जरूरत है जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। हम तो इस कब्रिस्तान की मिट्टी के ढेर में पैदा हुए हैं और यहीं मर जाएंगे। तुमने सुना होगा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, बस हमने इस मिट्टी में मिट्टी हो जाना है बाबूजी। आप लोगों की तरह हमारी ख्वाहिशात ज्यादा बड़ी नहीं होती। हर इंसान की फितरत के अंदर कोई ना कोई मसला आगे बढ़ने का लालच जरूर होता है। मैंने उससे कहा, होता होगा जी, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे मेरे काम का भारी मुआवजा मिले, मुझे और क्या चाहिए, उसने कहा। अभी उसके और मेरे दरमियान बात जारी थी कि इस दौरान गोरकन के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। लगता है साहब जी आ गए। उसने दरवाजा खोला तो वहीद कुरैशी हमारे सामने धोती पहने खड़ा था। देखो, मैंने कहा था ना वहीद साहब, वादे के पक्के हैं, जरूर आएंगे। वहीद ने शकूर खान से मुखातिब होकर कहा, गोश्त तैयार है? हाँ जी। और शकूर ने अखबारी कागज में लिपटी हुई चीज वहीद के हाथों में पकड़ा दी। वेरी गुड, काम तो तूने बड़ा अच्छा कर दिया। मुझे उसे देखकर उबकाई और कराहत महसूस होने लगी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इसका एहसास उनके सामने नहीं किया। मेरे लरजते पांव और सख्त सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीने को देखते हुए वहीद ने मुझसे कहा, देखो अब्दुल कद्दूस, तुम मेरे दोस्त और हमराज हो। अब भी वक्त है, तुम यहाँ से जा सकते हो। देखो, जो काम मैं और तुम करने जा रहे हैं वो बहुत कठिन है, तकलीफ दे और खतरे वाला है। इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी तख्त या तख्ता। सीधा हो गया तो वारे न्यारे, और अगर उल्टा हो गया तो तख्ता हो जाएगा। यानी अगर जिन काबू में ना आया और वो बिगड़ गया तो न जाने क्या होगा। मैंने वहीद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस वक्त इतने मसाइल के दलदल में फंसा हूं कि जहनी तौर पर तुम्हारी हर बात मानने और इस अमल को करने को तैयार हूं। ये सुनकर वहीद ने गहरा सांस लिया और मुझे कहा, अच्छा ये बात है तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें जिन को काबू करने के लिए पहले मरहले का अमल करवाता हूँ। इस मरहले में सबसे पहले तुम्हें यह मुर्दा इंसान का कीमा खाना पड़ेगा और सारी रात एक खाली कब्र में मेरे पीछे बैठकर वो पढ़ना पड़ेगा जो मैं पढ़ूंगा। फिर आखिर में तुम्हें एक बदशक्ल जिन नजर आएगा। उसे देखकर डरना नहीं, बस उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देना। इस अमल में तुम्हें कमीज उतारनी होगी और ये अमल फजर की नमाज से पहले तक जारी रहेगा। और एक बात मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, तुमने अमल करने से लेकर उसके खत्म होने तक किसी किस्म का कोई अमल नहीं करना, यानी कोई पेशाब वगैरह के लिए नहीं जाना। अगर जाना चाहते हो तो उससे पहले चले जाओ। आपका तो गालिबन दूसरा मरहला है, शकूर खान ने वहीद की बात काटते हुए कहा। हाँ, मेरा दूसरा और अब्दुल कद्दूस का पहला। इसका मतलब है कि आपका आज के बाद आखिरी और तीसरा मरहला रह जाएगा और जिन मुकम्मल तौर पर आपके काबू में आ जाएगा, शकूर खान ने कहा। हाँ, फिर मैं अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश उसके जरिए पूरी कर पाऊंगा, वहीद ने फखरी अंदाज में कहा। चलें साहब, इस गोश्त का कीमा बनाकर इसे 2 हिस्सों में लाता हूँ, शकूर खान ने कहा। वहीद पहले कब्र के अंदर कूदा और फिर मुझे खाली कब्र में उतरने के लिए कहा। मेरे रूह और जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, लेकिन मैं हिम्मत करके सहारे उसमें उतर गया। कमीज अपने बदन से अलग कर दी। इतने में शकूर खान कीमा ले आया जिसमें से बहुत भयानक सड़ांट की बदबू आ रही थी। तकरीबन कीमा 2 हिस्सों में अखबारी कागज के अंदर रखा था। इसे 2 हिस्सों में खाना पड़ेगा। एक हिस्सा अमल शुरू करते वक्त जब उसकी नियत की जाएगी, और दूसरा जब तुम्हें कुछ नजर आएगा और जैसे मैं पढ़ता रहूं तुम्हें भी जेरे लब पढ़ते रहना है और अपनी आंखें बंद करके, और जब तुम्हें कुछ नजर आए तो फिर इसे अपने दिल का मुद्दा बयान कर देना। लेकिन तुमने नंगे बदन पर सर्दी के झोंकों और कीड़े मकोड़ों के काटने के बावजूद भी आंख नहीं खोलनी। अगर खोल दी तो सोच लो कोई नुकसान हुआ तो मुझसे शिकवा न करना, वहीद ने कहा। मैंने आंखें बंद करके इंसानी मुर्दा गोश्त का कीमा अपने मुंह में रखते ही ऐसी कराहत, बदजायका और कोफत हुई कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वहीद ने भी मेरी तरह कीमा खाया। वो भी जो अमल पढ़ता रहा, मैं उसे दोहराता रहा। दोनों की पीठ कमीजों से महरूम थी। ऊपर से शदीद सर्दी की अजियत और कब्रिस्तान की खून खुश्क करने वाली कैफियत नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। लेकिन बेहतर मुस्तकबिल के हल के लिए हम खसूसी तौर पर यह कर रहे थे। रात तकरीबन 1 बजे उसने खामोशी इख्तियार कर ली और मैंने अपनी आंखें मुसलसल बंद की हुई थी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि आंखें उस वक्त तक नहीं खोलनी जब तक मैं न कहूं। मैं आंखें बंद किए बेसुध रहा। सख्त सर्दी और इंसानी मुर्दार कच्चा कीमा खाने से मेरे पेट में शदीद नाकाबिले बर्दाश्त मरोड़ और उबकाइयां आ रही थी, लेकिन मैंने अपने दांतों को बुरी तरह भेंच रखा था। इस दौरान रात के तकरीबन 2 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिमाग के आगे कोई छवि बन रही है। वो लम्हाती तौर पर कुछ बनती फिर गायब हो जाती।
एक ऐसा वक्त भी आया जब उसने कुछ सेकंड्स के लिए मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर ली। वो बहुत खौफनाक और एक बदसूरत बच्चे की तरह थी, जिसके बड़े से चेहरे पर माथे के दरमियान सिर्फ एक सुर्ख आंख थी। उसको जब मैंने देखा, शुक्र है मेरा शऊर कायम था। मैंने दिल में कहा, खुदा के लिए मेरे माशी मसाइल हल कर दो, भाइयों को कहीं नौकरी दिलवा दो। वो फौरन झटपट गायब हो गया। अगरचे मैं बेसुध आंखें बंद किए हुआ था, मेरा भरपूर जिस्म कपकपा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे महसूस हुआ मैं अब शायद मरने वाला हूँ। मेरे दिल में आया कि आंखें खोल दूं, लेकिन वहीद की आवाज पर कायम था। चंद लम्हों बाद वहीद की आवाज सुनाई दी, अब्दुल कदूस अपनी आंखें खोल दो। मुझे एक लम्हे को तसल्ली हुई, फिर मुझे खुशी हुई। वहीद ने अपनी कमीज पहनी और मुझसे कहा, तुम भी कमीज पहन लो। पूरी रात कब खाली कब्र में नागुफ्ता हालत में बैठकर ऐसा लगा जैसे पूरा जिस्म सुन हो गया हो। थोड़ी देर बाद अब्दुल शकूर गोरकन 2 पुराने कंबल ले आया। एक उसने मेरे ऊपर डाला और दूसरा वहीद पर। वो सहारा देकर पहले वहीद को और फिर मुझे झोंपड़ी में ले गया। वहीद और मैं सर्दी और पेट के दर्द से तड़प रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने गर्म देसी मछली के सूप के प्याले के साथ एक काली सी गोली दी। मैंने पूछा, ये क्या है? उस पर उसने कहा, बाबूजी, मछली का सूप आपको गर्मी और राहत देगा, और ये काली गोली आपके अंदर का दर्द साफ कर देगी। इंसानी मुर्दार कीमा खाने से जो गंदगी है वो खत्म हो जाएगी। उस वक्त उसका दिया हुआ सूप और गोली ने बड़ा असर दिखाया। हम दोनों के होश और जहन ठिकाने आए तो वहीद ने मुझसे पूछा, और भाई सुनाओ, रात कैसी गुजरी? मैंने कराहते हुए कहा, मुझे तो तारे नजर आ गए, लेकिन मुझे जिन का बच्चा भी नजर आया। तो तुमने मुद्दा बयान किया था? हाँ किया था। चलो बेहतर होगा। मैं सुबह होते ही अस्पताल गया, क्योंकि मेरे जिस्म, पेट का दर्द और नाक से बहता नजला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते तक दवाई खाता रहा, जिससे मेरे बहते नजले और दर्द को आराम मिला, लेकिन मेरे पेट में मुस्तकिल मरोड़ रहने लगे। चंद रोज बाद मुझे मगरबी पाकिस्तान अपने घर से खत मिला कि मुझसे छोटे भाई को दफ्तर खारजा में नौकरी मिल गई है। मेरी तो खुशी के मारे बातें खिल गईं। अब ये बात मुझ पर आया हो गई कि वाकई जिन को काबू करने का मेरा पहला मरहला मुकम्मल हो गया। दिल को तसल्ली हुई कि जिन ने मेरा काम कर दिया। चंद रोज बाद वहीद ने मुझे बुलाया और उसने मुझे बताया कि वो मजीद तरक्की कर गया है और अब उसे एक अलग छोटा सा बंगला मिला है। और दूसरी तरफ गांव से खबर आई कि मुझे खुदा ने औलादे नरीना से नवाजा। मैंने भी उसे अपने भाई की अच्छी जॉब के बारे में बताया। ये सुनकर वो खुश हुआ, लेकिन उसने मुझसे कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में मजीद तरक्की और खुशहाली चाहते हो तो तुम्हें जिन को काबू करने के लिए दूसरा मरहला तय करना है। और उसने ये भी बताया कि वो अब जिन को काबू करने के लिए आखिरी मरहला तय करेगा, जिससे वो उसके मुकम्मल काबू में आ जाएगा और वो फिर अपने काबूशुदा जिन के जरिए कई काम लेगा। मेरा तो पुख्ता यकीन हो चुका था। मैंने दिल में सोचा कि मुझे दूसरा मरहला करके जिन को काबू करके उससे मजीद फायदा लेना चाहिए। वहीद ने फिर माजी की तरह ताकीद की, इस बार भी ये काम बड़ी राजदारी और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैं मान गया। इस बार हमारा खाली कब्र में अमल करने का दिन इतवार के रोज तय पाया, क्योंकि दूसरे दिन यानी सोमवार के दिन कोई कौमी दिन की वजह से छुट्टी थी। वहीद ने मुझसे कहा कि तुम इस कब्रिस्तान में शकूर खान गोरकन के पास 8 बजे आ जाना, और उसने ये भी बताया इस दफा अमल सख्त होगा, लेकिन अगर ये हो गया तो फिर मेरे और तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अब तुम्हारा दूसरा और मेरा आखिरी मरहला है, और हाँ, ये चिल्ला पहले से जरा सख्त होगा और लंबा होगा। तुम हर कीमत पर वहां जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीद ने मुझे ये भी बताया कि उसने 300 रुपए गोरकन को एडवांस दिए हैं। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैंने हामी भर ली। इतवार के दिन सुबह ही सुबह सर्द हवाएं जैसोर की फिजाओं को चीर कर उसे खुनक बना रही थी। मैंने सोचा कि रात को कब्रिस्तान की सख्त सर्दी में नंगे बदन खाली कब्र में चिल्ला करना पड़ेगा, क्यों ना मैं मछली की यखनी पी लूं। लिहाजा मैं वहां की एक मखसूस बंगाली मछली खरीद लाया। मैंने बैरक की कैंटीन के एक वेटर को कहा, जरा इसका सूप बना दे। मेरा ख्याल था कि मैं सूप के 1-2 प्याले पीकर कब्रिस्तान जाऊंगा, ताकि जिस्म किसी हद तक गर्म रहे। वेटर के बनाए हुए सूप के 2 प्याले पीने के बाद मेरे पेट में ऐसे लगा जैसे मैंने कोई बारूद पी लिया हो और वो फटने के करीब है। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द और मुझे हैजा हो गया। मेरी बिगड़ती हालत को देखते हुए फौरी तौर पर मेरे बैरक के सिपाही मुझे करीबी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने मुझे इब्तदाई तौर पर टीके और चंद इंजेक्शन वगैरह दिए, लेकिन मुझे आराम ना आया। दर्द था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे मैंने कब्रिस्तान चिल्ला काटने के लिए लाजमी जाना था।
मैंने अस्पताल में बहाना किया कि मैंने बहुत ज़रूरी किसी अजीज़ की शादी में जाना है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स, मेरे साथियों और अमले ने मुझे सख्ती से रोका। नहीं, तुम्हारी हालत ख़राब है। बहरहाल जब मेरा दर्द बढ़ने लगा और मुझे परगशी के दौरे पड़ने लगे तो डॉक्टरों ने मुझे बेहोशी का टीका लगा दिया। सुबह गनूदगी के आलम में मेरी आंख खुली तो मेरा दर्द ठीक हो चुका था। अलबत्ता एक बोतल की ट्यूब मेरे बाजू में लगी थी। मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया तो वहां एक नर्स मेरे चंद साथियों के साथ खड़ी थी। उनमें से एक दोस्त बोला, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और दूसरी मनहूस खबर। मैंने अचंभे और हैरत से पूछा, क्या अच्छी और क्या मनहूस खबर है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है कि बड़ी जद्दोजहद और मुश्किल के बाद तुम्हारी जान बच गई, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी और मनहूस खबर है कि ऑफिसर्स कॉलोनी से ये खबर आई है कि तुम्हारे जिगरी दोस्त वहीद कुरैशी करीबी कब्रिस्तान के एक खाली कब्र में नंगे बदन कोई चिल्ला कर रहे थे कि उसी दौरान उनकी मौत हो गई। वहीद कुरैशी की मौत का सुनकर मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। आखिर वहीद कुरैशी अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गया। उसके बाद मैंने चिल्ला काटने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।